हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसके हमने पहले पार्ट को समाप्त किया, जो कि पोषण, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता से संबंधित था। आज हमारा इसी चैप्टर नंबर 7 का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। इसमें हमें दो प्रबंधन के बारे में देखना है। एक तो हमें समय प्रबंधन को देखना है, दूसरा हमें स्थान प्रबंधन के बारे में देखना है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले समय प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। देन जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि स्थान प्रबंधन क्या है। तो ये जो समय प्रबंधन है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आराम से धैर्य के साथ बैठिएगा, क्योंकि एक टॉपिक को हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे तो सही नहीं रहेगा। इतना भी लंबा नहीं है कि आपको 2 ढाई घंटे बैठना पड़े। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। मतलब जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे क्या-क्या आप समझ पाएँगे, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में समय और स्थान का वर्णन किया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। समय और स्थान के प्रबंधन की ज़रूरत का विश्लेषण करेंगे हम। समय और स्थान के प्रबंधन के तरीकों की चर्चा करेंगे। समय प्रबंधन में संसाधनों की चर्चा करेंगे और स्थान नियोजन के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तो मतलब जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इतने बिंदु हमारे समक्ष आएंगे, हम इतने बिंदुओं को समझ सकेंगे। अब चलिए देखते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं ये है क्या प्रबंधन। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, संसाधन वे संपत्ति, द्रव्य या निधियां हैं जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो आपके लिए संसाधन होते हैं। अब संसाधन कई प्रकार के होते हैं। कुछ संसाधन आपके लिए उपयुक्त होंगे और कुछ आपके लिए अनुपयुक्त होंगे, आपके लिए उपयोगी नहीं होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो सामान अनुपयुक्त ही है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। संसाधन कोई भी हो, हर एक संसाधन उपयोगी है, बस वो समय, स्थान, परिस्थिति इन सब के आधार पर बदलता रहता है। ठीक? आपने यह भी पढ़ा कि धन, समय, स्थान और ऊर्जा संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। आपने ये उदाहरण भी देखे थे कि धन क्या है। धन जैसे आपने मानवीय संसाधन पढ़ा था, आपने अमानवीय संसाधन पढ़ा था। तो धन क्या है आपका? आप कहेंगे धन हुआ, स्थान हुआ, ये हमारे भौतिक संसाधन होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जबकि समय और ऊर्जा को हम अभौतिक में रखते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। हालाँकि इन दोनों पर भी मतभेद है। ठीक? चलिए, ये संसाधन किसी व्यक्ति के लिए संपत्तियां होती हैं, उनकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति विरले ही हो पाते हैं। मतलब धन किसी को पूरा हो पाता है क्या? नहीं। जिसके पास जितना धन रहता है, वो उसके पास उतना ही उसको कम लगता है, वो और धन इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपके पास आज मान लीजिए 2000 रुपए हैं, आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं। आप सोचेंगे सामने वाले के पास तो 10,000 हैं, लेकिन सामने वाला 10,000 में संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि उसके सामने वाला 50,000 उसके पास है। तो मतलब जितने संसाधन होते हैं, ऐसे बिरले ही होते हैं जो इसकी पूर्ति कर पाते हैं, और ये हर किसी को समान रूप से उपलब्ध नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि समान रूप से कौन-सा संसाधन उपलब्ध है, तो आप कहेंगे समय। समय एक ऐसा संसाधन है जो हर व्यक्ति को, हर आय वर्ग के व्यक्ति को समान रूप से मिला है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो, हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 घंटे मिले हैं। तो सिर्फ़
सिर्फ़ समय ही एक ऐसा संसाधन है जिसका समान रूप से वितरण किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि सभी उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रबंधन किया जाए। मतलब जो भी आपके पास संसाधन है, अगर आप उनका सही से प्रबंधन नहीं करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को कहीं न कहीं आप अपने लक्ष्य से कहीं न कहीं भटक जाएँगे। हमें जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही तरीके से प्रबंधन करना है, उनका सही तरीके से हमें उपयोग करना है। यानी इन संसाधनों को बेकार गँवा देना या उचित रूप से प्रयोग ना करने से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पिछड़ सकते हैं, ये बात हमने आपको पहले ही बताई। तो समय एक ऐसा संसाधन है जो सबके पास समान रूप से वितरित है और जो भी संसाधन हमें प्राप्त हैं, हम करते क्या हैं? तो हम प्रबंधन में यही तो करते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अब उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं, जो भी हमारे पारिवारिक या मतलब मानवीय, अमानवीय संसाधन है, इन सभी का प्रयोग करके आयोजन नियंत्रण के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो अब हम इसका कितने अच्छे से उपयोग करते हैं, कितना अच्छे से हम अपने चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हमने चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, हमने चीज़ों को सही प्रबंधन कर दिया, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। जैसे हमारा अगला जो पॉइंट है, वो समय प्रबंधन को ही लेकर है, तो हमें ये देखना है, सिर्फ़ पढ़ना नहीं है। साथ ही साथ इसे हमें व्यावहारिक रूप में भी लागू करना है कि किस तरह से हम अपने जो हमारा 24 घंटा है, उसको किस तरह से हम अधिकतम से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। 24 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम इसे एक सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे, तो हम अपने इसी 24 घंटे के अंदर सही तरीके से अपने समय को प्रबंधित करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँच जाएँगे। ठीक? तो संसाधनों का सामयिक और कुशल प्रबंधन उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ाता है। आप जितना अच्छे से समय प्रबंधन कर पाएँगे, ये आपके उपयोग को उतना ही बढ़ा देता है। इस अध्याय में आप समय और स्थान प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। एक संसाधन के रूप में धन और उसके प्रबंधन पर इकाई मतलब आगे का जो चैप्टर है, जैसे यहाँ पर आपने जो इससे पहले आपका टॉपिक था संसाधन वाला, उसमें आपने देखा था पारिवारिक संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन क्या है, अमानवीय संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम समय प्रबंधन और इसी के साथ स्थान प्रबंधन देखेंगे। अगले जब हम यूनिट पर चलेंगे, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 है उसमें जब हम अगले यानी कि 4th यूनिट पर जाएँगे, तो वहाँ पर हमें धन प्रबंधन के बारे में समझना होगा। वहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से धन प्रबंधन कर सकते हैं क्योंकि धन भी हमारा एक संसाधन है। ठीक? चलिए, तो हम आज चर्चा कर लेते हैं समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन हमें सिर्फ़ देखना नहीं है, बल्कि इसको सच में हमें इसको प्रबंधित भी करना है। समय सीमित है, हालाँकि हर एक संसाधन सीमित है, तो समय सीमित है, उसे दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समय को वर्षों, महीनों, दिनों, घंटों, मिनटों या फिर सेकंडों में मापा जाता है। समय का मापन हम किसी भी आधार पर कर लेते हैं। जैसे एक समय हम ये निकालते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए अभी अ, ये मान के चलिए कि जैसे 1 वर्ष का समय तो नहीं है, फिर भी हम 6 महीने का समय लेते हैं, वर्ष यहाँ पर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 6 महीने का समय है। फिर एक समय 6 महीने का ढल जाता है और हम ये कहते हैं कि हमारे पास 10 दिन, 15 दिन ऐसे बचे हैं। 10 दिन, 15 दिन भी हो जाता है, फिर कुछ घंटे बचे होते हैं, कुछ मिनट बचे होते हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो ये काउंट करते हैं ना कि कितना मिनट अभी हमारा बच रहा है, कितना मिनट हमें अभी और लिख सकते हैं। तो हम समय का मापन किसी भी आधार पर कर सकते हैं, चाहे वो वर्ष के आधार पर हो, चाहे आपका महीने के आधार पर हो, दिन के आधार पर हो, सप्ताह के आधार पर हो, घंटे के आधार पर हो, मिनट के आधार पर हो, सेकंड के भी आधार पर हम मापन कर लेते हैं।
सेकंड के आधार पर कब मापन होता है, जैसे जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, तब वहाँ पर आपके बिल्कुल सेकंड काउंट किया जाता है, ठीक? तो समय जो है हमारा सीमित है, हमें हर रोज़ 24 घंटे का समय मिलता है जिसका प्रयोग हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। चाहे हम इसको सदुपयोग करें और चाहे हम इसका दुरुपयोग करें, समय तो बीतना ही बीतना है। अब चाहे आप इस क्लास को लें या ना लें, क्लास आपकी आपके समक्ष आती है। अगर आप आज आपने क्लास ले लिया, तो आज आपने कुछ पढ़ लिया, अगर आपने क्लास नहीं लिया, तो छूट गया आपका क्लास। आगे वाला तब जो अगली क्लास होगी वो तो अपने समय पर आ जाएगी। जिन्होंने क्लास ली है, वो अपना अगला क्लास ले लेंगे, ठीक? खैर चलिए, महत्वपूर्ण यह है कि उस समय का उपयोग हम कैसे करते हैं। जो हमारे पास 24 घंटे का समय हमें मिला है, हम उसको किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। यही तो हमें मैनेज करना है यहाँ पर। तो समय का सही प्रबंधन ना किया जाए तो लाख नियंत्रण के बावजूद वह हाथ से निकल जाता है। समय को रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप कोई चीज़ जैसे खाने वाली कोई चीज़ है या देखने वाली कोई चीज़ है, आप 1 मिनट के लिए उसको उपयोग नहीं करेंगे, आपके सामने रखा रहेगा। लेकिन समय तो आपका हर क्षण चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, आप उसको ना तो रोक सकते हैं और ना ही आप उसे दोबारा ला सकते हैं। व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वह समय को नहीं रोक सकता है और ना ही इसकी गति को तेज़ या धीमा कर सकता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। आप हो, हम हो, गरीब हो, अमीर हो, अडानी हो, अंबानी हो, सबको वही 24 घंटे मिलते हैं। अब ना तो वो समय को घटा-बढ़ा सकते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है तो वो समय को बढ़ा लेंगे, 24 घंटे की जगह 25 घंटे कर लेंगे और ना ही उनके पास ऐसा कुछ है कि जिससे वो समय को ऐसे कर दें कि बहुत धीरे-धीरे व्यतीत हो। तो कहने का मतलब समय हमारे कंट्रोल में नहीं है, समय अपनी अपनी ही गति से चलता है, ठीक? चलिए, यहाँ मुझे एक क्वेश्चन याद आया है, जैसे आप मुझे बताइए कि हम ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया पढ़ते हैं, तो कौन-सी ऐसी क्रिया होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी इच्छा अनुसार होती है? विद एग्ज़ाम्पल आप मुझे बताएँगे, ठीक? या मैं ऐसे कहूँ कि आप मुझे एक अनैच्छिक क्रिया का एग्ज़ाम्पल बता दीजिए, ठीक? चलिए। आगे बात करते हैं तो तेजी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, स्कूल और काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले लोग इतना काम नहीं होता था लोगों के पास, लेकिन जो हमारी आज की बदलती हुई जीवन शैली है, इसमें हमारी अपेक्षाएं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जितनी जिम्मेदारियां आज आपके ऊपर हैं, क्या पहले इतनी जिम्मेदारियां होती थी? या आप मम्मी के, दादी के ज़माने की पूछिए, तो क्या जिस तरह से आज हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कहने का मतलब कि उसको जॉब करनी है, पैसा लाना ही लाना है, मतलब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बच्चों को सुबह उठ के उनके लिए लंच, उनको तैयार करना वग़ैरह-वग़ैरह जो भी हैं, आज हमारी ज़िम्मेदारियाँ कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया है। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें अपने टाइम को मैनेज करके चलना होगा। जो लोग इन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे कृषि से लेकर व्यापार, खेल, सार्वजनिक सेवा या अन्य किसी व्यवसायों और निजी जीवन तक जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी लोग अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं, वो किसी भी फील्ड में रहें, वो सफलता प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन आपको कार्य के साथ-साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। तो अगर आपने समय को सही तरीके से प्रबंधित किया है, तो ये आपका कार्य भी होगा, आपको आराम भी मिलेगा, आपको मनोरंजन का अवसर भी देगा। चलिए हम एक पढ़ते हैं, काम, आराम और आपका मनोरंजन। ये कितने-कितने घंटे का होता है? मतलब हमें कितने घंटे कार्य करने हैं, कितने घंटे आराम करने हैं और कितने घंटे हमें मनोरंजन करने हैं, ठीक? चलिए, समय प्रबंधन का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? समय प्रबंधन का सिद्धांत है व्यस्त होने के बजाय
परिणामों पर ध्यान देना। मतलब समय प्रबंधन ये कहता है कि आप बहुत बिज़ी ना रहें, आप परिणाम पर ध्यान दें। मतलब किसी चीज़ में आपने 10 घंटे का समय लगाया और अगर परिणाम अच्छा नहीं आया या आपने किसी चीज़ पर 2 घंटे का समय लगाया जबकि वो 4 घंटे में काम होना था, परिणाम आपका अच्छा नहीं आया, तो वो आपने सही से समय प्रबंधन नहीं किया। समय प्रबंधन का मतलब ये है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को निपटारा जाए या निपटारित किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन गुणवत्ता में कोई आपको कमी ना मिले, गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए, तभी वो आपका समय प्रबंधन कहलाएगा। समय या आपका धन जो भी प्रबंधन होगा, चाहे हम टाइम की बात करें, चाहे हम मनी की बात करें, इन दोनों में ही या एनर्जी की भी बात कर लें हम, तो समय प्रबंधन का मतलब ये होता है या शक्ति प्रबंधन का मतलब ये होता है या धन प्रबंधन का मतलब ये होता है कि हमें कम से कम शक्ति, ये कम से कम धन और कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्यों को करना है, लेकिन हमें गुणवत्ता से समझौता नहीं करना है। ठीक? लोग प्रायः अधूरे काम के बारे में चिंतित होकर दिन बिता देते हैं, जिससे उपलब्धि बहुत कम होती है, क्योंकि वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समय की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आपने ये चीज़ कभी नोटिस किया होगा कि अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गया, मान लीजिए हमसे कभी कुछ गड़बड़ हो गया, तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हाय राम! ये कैसे गड़बड़ हो गया? अरे! उसे सही करो, अगर सही हो सकता है तो सही करो, अदरवाइज़ उसके लिए जो दूसरा ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करो। अब बैठ के सर पकड़ने से कुछ होगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि दाल में अगर नमक आपने ज़्यादा डाल दिया है, तो अब बैठ के हाय तौबा करेंगे कि मुझे वो डाँटेंगे, वो नहीं खाएँगे, ये नहीं खाएँगे, क्या बोलेंगी, सास हमारी क्या बोलेंगी, जेठानी हमारी क्या बोलेंगी? तो सोचने से तो सही होगा नहीं। आपके पास जो विकल्प है उसको करिए। मतलब अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें आटे की गोलियाँ बना के डाल दीजिए या आप उसको फ्राई करने के लिए टमाटर वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए या आप दाल थोड़ा-सा पतला कर लीजिए, उबाल के पानी उसमें डाल के फिर से फ्राई कर लीजिए या जो भी आपसे बन पड़े उसको कीजिए। सर पकड़ के बैठने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो अगर जो व्यक्ति इन सब जैसे कोई चीज़ काम गलत हो गया या अधूरा रह गया उसको ज़्यादा सोचने के बजाय जैसे मैं आप ही की बात करूँ, आप 5 ब्रांच पढ़ते हैं, हालाँकि हम तो 7 ब्रांच पढ़ते हैं। हमारा 5 मेन हो गया, एक हेल्थ साइंस हो गया और एक हमारा फिजियोलॉजी हो गया। इसको तो पढ़ते हैं हम। अब मान लीजिए आपने पूरा होम मैनेजमेंट पढ़ लिया और बाय डिफ़ॉल्ट आपने फ्लावर डेकोरेशन पढ़ा ही नहीं या मैं ये कहूँ कि आपने कलर का टॉपिक पढ़ा ही नहीं या कोई भी ऐसा टॉपिक या मान लीजिए आपने मनी मैनेजमेंट ही नहीं पढ़ा या आपने जो है टाइम मैनेजमेंट ही नहीं पढ़ा, कोई एक पोर्शन आपने छोड़ दिया। अब आप सर पकड़ के बैठ जाइए एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, हाय तौबा! हमारा तो ये टॉपिक छूट गया। अब उस एक टॉपिक के लिए आप इतने परेशान होंगे, इतने परेशान होंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम के प्रेशर में आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपको याद नहीं होगा। वहीं अगर आप उसको छोड़ देते और जो आपने यूनिट कवर किया है, उसको एक बार पन्ना अपना पलट कर देख लेते या क्लास अपनी रिवाइज़ कर लेते, हो सकता है कि आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके आते वहाँ पर। लेकिन आप चिंतित थे, आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया, आपने चीज़ों को सँभाला नहीं, तो ध्यान नहीं दिया आपने कि हमारे पास समय कितना है, हम किस तरह से करें, तो ये थोड़ा-सा हमें असफलता की ओर ले जाता है। जैसे कुछ छात्र परीक्षाओं के लिए पढ़ने के बजाय परीक्षा के बारे में चिंता करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। ये मैक्सिमम टाइम होता है जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का मतलब जैसे हाई स्कूल, इंटर या ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। हालाँकि पढ़ाई तो करते हैं, तो उनमें इतना नहीं देखा जाता है। लेकिन फिर भी जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लें, तो हम कई फॉर्म भरते हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही फ़ील्ड में जाते हैं, कई लोग ऑल-राउंडर होते हैं, तो वो परेशान होते हैं, हमने तो ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। बेकार की चिंता करते हैं। आपने जो पढ़ा है उसको रिवीज़न करिए, जाइए एग्ज़ाम दीजिए, ठीक? चलिए, समय प्रबंधन की शुरुआत व्यवस्थित नियोजन से होती है। इसके लिए एक व्यवस्थित समय योजना ज़रूरी होती है।
तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समय योजना कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समय योजना क्या है कि तय अवधि में जो आपने समय निश्चित कर लिया है, उसमें निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार कर लेना ही आपका ये जो प्रक्रिया है वो समय योजना कहलाता है। मतलब जैसे आप सुबह उठे, आपने एक सूची बना डाली कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या-क्या काम करना है और किस काम में कितना समय लगने वाला है। तो यही आपका समय योजना कहलाता है। ठीक? चलिए, आपका समय प्रबंधन कितना अच्छा है? ये देखिए थोड़ी-सी गतिविधि है, हमें इस पे नहीं जाना है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे समय और गतिविधि योजना के संबंध में अधिक जानने से पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि आपका अपना समय प्रबंधन कितना प्रभावी है। आप योजनाबद्ध काम को कितनी बार पूरा कर पाने में सफल रहे? क्या आपने साप्ताहिक, दैनिक या हर घंटे के कार्य की कुशलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं? ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश के पास अपनी सभी गतिविधियां पूरी करने के लिए दिन में कभी पर्याप्त समय नहीं होता है। तो एक क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें आपको जैसे एक ऐसे ही क्रियाकलाप दे दिया, हमें इससे नहीं लेना देना है। हम चलते हैं आगे जो हमारी काम की चीज़ है, ठीक? चलिए, तो ये आपका यहाँ से आते हैं कि समय योजना के चरणों पर हम चर्चा करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समय और गतिविधि योजना के विविध चरण मतलब कि किस तरह से हम समय योजना बनाते हैं, गतिविधि की योजना बनाते हैं। अपना कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दें, काम को टालने या उससे बचाव के उपाय करने में समय नष्ट ना करें। मतलब जो काम आपको करना है उसको कर दीजिए। जैसे अगर आप सुबह उठती हैं, आपको जो काम पता है कि मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, तो उसको करके निपटा दीजिए। टालने से कोई उसमें मतलब टालना कोई अच्छी बात नहीं है या उससे बचाव के उपाय करने से आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, लास्ट में आपको ही करना है। विद्यार्थियों को घर पहुंचना, थोड़ी देर विश्राम करना, भोजन करना चाहिए और फिर स्कूल का काम शुरू कर देना चाहिए। उसे दिन के समाप्त होने तक टालना नहीं चाहिए। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th की बुक है, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिए जाएँगे वो बच्चों से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जैसे कोई बच्चा है वो विद्यालय से घर पहुँच रहा है, तो उसको थोड़ा-सा विश्राम करना, फिर भोजन वगैरह करना, उसके बाद अपने जो उसका होमवर्क मिला है उसको पूरा कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब शाम होगी तब हम बैठ के उसको करेंगे। नियमित दिनचर्या से कार्य करें, हर काम निष्पादित करने के लिए समय तय करें और फिर तदनुकूल उसे निभाएं। मतलब आप अपनी दिनचर्या से कार्य करें और हर काम के लिए आप टाइम डिवाइड कर दीजिए कि मुझे इतने घंटे खाने के लिए बनाना है, इतने घंटे कपड़े धोने पे जाना है, इतने घंटे बच्चों की देखभाल करना है, इतने घंटे खुद की पढ़ाई करनी है। जो भी है उसको एक टाइम अपना मैनेज कर लीजिए, उसको उसी हिसाब से आप कीजिए। जैसे स्कूल का काम पूरा करना, घर का काम-काज करना, फिर अन्य कार्य करना, तो छात्रों को प्रतिदिन का नियम बना लेना चाहिए कि बिना विलंब किए समय से काम पूरा करना चाहिए। जैसे यहाँ एक छोटे बच्चे की बात की जा रही है, तो अब बच्चा तो खुद से टाइम टेबल बनाएगा नहीं, तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको टाइम मैनेज करना सिखाएँ। जैसे सुबह उठ के उनको नियमित उनका क्रियाकलाप जो भी होता है उनको फ्रेश करवाना, नाश्ता पानी जो भी है करवाना, उसके बाद उनको स्कूल भेजना। स्कूल से आने के बाद उनको ये सिखाना कि थोड़ा-सा आराम कर लें, फिर वो नाश्ता पानी जो भी खाना है उनको कर लें, उसके बाद अपने होमवर्क को पूरा कर लें। उसके बाद जो भी उनको क्रिएटिविटी दिखानी है, जो भी गतिविधियाँ करनी है, उसको वो करें। अगला पॉइंट क्या है? अपने काम की प्राथमिकता तय करें। वो देखें कि हमें ये सिर्फ़ बच्चे के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन ये हमें भी ध्यान रखना है कि हमें अपने काम की प्राथमिकता तय करना चाहिए। कोई भी नया काम हाथ में लेते समय सुनिश्चित कर लें कि वह पहले से चल रहे कार्यों पर प्रभाव तो नहीं डालेगा। एक ही समय में बहुत अधिक गतिविधियाँ शुरू ना करें। समय कम हो, कार्य अधिक हो, तो ऐच्छिक कामों को बाद में करें।
अनिवार्य गतिविधियां पहले पूरा करें। जैसे यदि किसी छात्र की कक्षा की परीक्षा होनी हो तो उसे पहले परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, फिर स्कूल का काम करना चाहिए और बाद में अन्य गतिविधियां करनी चाहिए। ये हम सब के लिए लागू होता है कि जैसे हमें ऐसे जैसे कोई हमें नया काम मिल गया तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारा दैनिक कार्य है, जो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारा अनिवार्य कार्य है, वो तो हमारा होना ही होना चाहिए, कहीं इस कार्य से वो भी तो नहीं प्रभावित हो रहा है। अगला पॉइंट है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण या कम प्राथमिकता वाले कामों की ज़िम्मेदारी ना लें। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ये कम महत्वपूर्ण है, हमारी जो दैनिक गतिविधियाँ हैं, उनसे ये पीछे है, हमारी प्राथमिकताओं में ये नहीं आता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं कहना आना चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हालाँकि ऐसा थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ास करके मैं देखूँ तो गाँव गाँव में जो लड़कियाँ होती हैं या जो ससुराल में लड़कियाँ होती हैं, अगर आप ससुराल में होंगे और जॉइंट फैमिली में होंगे तो थोड़ा-सा आप रिलेट कर पाएँगे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कोई न कोई कह देता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो या घर पे ही लड़कियाँ हैं तो उनको भी बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो उनको ये थोड़ा ना बोलना आना चाहिए कि नहीं अभी मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है। थोड़ा मतलब जब हम ना बोलेंगे, गोल-गोल घुमा के आप किसी चीज़ को किसी से कहेंगे, वो सही नहीं है। डायरेक्ट अगर आप ना बोल देते हैं, तो वो बेहतर होता है किसी बात को 50 बार गोल-गोल घुमा के कहने से। ठीक? चलिए, समय कम हो और हाथ में काम ज़्यादा हो तो कम महत्व वाले कामों के लिए ना कहने की योग्यता आनी चाहिए या ना कहने योग्य अपने को बनाएँ कि आप ना बोल सकें। जैसे यदि छात्र को अगले दिन के लिए कोई काम पूरा करना हो, तो वह टेलीविज़न देखना टाल सकता है। हालाँकि ये बच्चे के लिए बात की जा रही है, तो थोड़ा-सा ये हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना है क्योंकि हम अगर अपने आप को ये 6 महीने का समय दे देते हैं, 4 महीने जो भी हमारे पास है, 4 महीने हम मान के चलते हैं 4 महीने का समय है, अगर हमने अपने आप को 4 महीने का समय दे दिया, 2-4 लोग हमसे गुस्सा भी हैं, तो हो जाने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपना काम करने के बाद अपना जो रूटीन है पढ़ाई का, वो दीजिए समय आप, तो आप बेहतर कर पाएँगे। बस इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आप गोल-गोल चीज़ों को घुमाकर किसी को ना बोलते हैं, तो थोड़ा-सा सामने वाले को समझने में भी टाइम लग जाता है और जब ऐसे वो गोल-गोल बातों को सुनता है, तो उसकी समझ में कम आता है और गुस्सा भी ज़्यादा आता है। बड़े कामों को सुविधाजनक गतिविधियों की एक श्रृंखला में छोटा-छोटा कर विभाजित कर लें। दिन भर के स्कूल के कार्य यानी कि जो बड़े काम हैं, उनको विषयों के अनुसार छोटे-छोटे कामों में बाँट दें। जैसे कि हमारा ब्रांच तो सातों है और मैं आपसे ये बार-बार कहती हूँ कि हमारे सातों ब्रांच जो हैं वो इसी चैनल पर बने हैं, सबका फ़ोल्डर बना है, प्रैक्टिस सबकी, थियरी सबकी अलग-अलग सब कुछ रखा गया है। तो आप डिवाइड कर दीजिए ना कि हमें कितने दिन 1 पार्ट को देना है, कितने दिन 2 पार्ट को देना है क्योंकि आपके सामने तो सारी क्लासेस हैं, आप जाके देख सकते हैं कि कौन-सी क्लास कितने टाइम की है। तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमें 10 दिन में या 15 दिन में जो भी है, हमें ये ब्रांच समाप्त कर लेना है। अपनी डेली की क्लास तो लेनी ही लेनी है, साथ ही साथ उसको हमें समाप्त कर लेना है। तो हमारे पास 7 ब्रांच हैं, अगर हम 10-10 दिन में एक-एक ब्रांच खत्म करेंगे तब भी हमें 2 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। हालाँकि जो कुछ टॉपिक हम मतलब जैसे अगर मैं कुछ ब्रांच की बात करूँ तो कुछ ब्रांच हमारे ज़्यादा लंबे हैं जिसमें लगभग-लगभग आपको 15 दिन का समय लग सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप न्यूट्रिशन साइंस ध्यान रखिए और टेक्सटाइल ये दोनों कुछ ज़्यादा ही लंबी क्लासेस हुई हैं, 50 प्लस प्लस क्लासेस हुई हैं इसमें। तो थोड़ा-सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी आपके 35, 38, 40 ऐसे ही क्लासेस सारी हैं, ठीक? चलिए, उन कामों पर ऊर्जा तथा समय नष्ट ना करें, जिन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। फालतू का कहने का मतलब फालतू के कामों पर समय अपना बर्बाद ना करें। एक समय में एक समय में एक काम देखें, जब तक वह पूरा ना हो जाए, उसे बीच में ना छोड़ें। जैसे आप कोई क्लास ले रहे हैं, तो उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। गतिविधियों की सूची में आरंभ और अंत का समय निर्धारित कर लें।
बिना अधिक समय लगाए हर विषय के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करें। मतलब हमें अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है कि हमें कितना समय देना है किस कार्य के लिए। आगे जो हमारा अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है? अपनी गतिविधियों और कामों की एक सूची बनाएं। या आपको हर काम के लिए समय प्रबंधन में सहायक होगा। पूरे दिन के लिए उपयुक्त समय सारणी बनाएं जिसमें फुर्सत के समय को भी सदा शामिल करें। जैसे आपने वो पढ़ा था ना कि हमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन करना है, ठीक? चलिए, 8 घंटे आपको काम, 8 घंटे आप आराम करेंगे, 8 घंटे आपका मनोरंजन होगा। यानी कि उसी में आपका सोना आराम में आ जाएगा। तो जैसे कि जब आपने होम मैनेजमेंट का जब आप टॉपिक खोलेंगे तो वहाँ पर हमने बाकायदे डिस्कस किया है कि किस तरह से हम समय, धन और अपना ये एनर्जी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सूची बनाते हैं। सूची बनाते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं कि किस काम के लिए कितना समय दे रहे हैं। देन हम उसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं टोटल हमें समय कितना मिल रहा है। अगर आपका समय जिस हिसाब से आपने रखा है टोटल 24 घंटे हो रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम देखेंगे कि किस कार्य में हम अपने समय की कटौती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना एक रूटीन बना लेते हैं या टाइम टेबल बना लेते हैं कार्य के लिए। गतिविधि के प्रकार क्या हैं? जैसे गतिविधि के प्रकार में आपका एक अनिवार्य आ जाता है और एक आपका ऐच्छिक या जिसे हम वैकल्पिक कहते हैं। वैकल्पिक में आप ध्यान रखेंगे जैसे यात्रा पर जाना ये वैकल्पिक है। घर में पेड़ या जड़ी-बूटी के पौधे लगाना, उत्सव में भाग लेना, कोई सामाजिक कार्य है उसमें भाग लेना, कहीं मंदिर मस्जिद जाना, तो ये सब हमारे वैकल्पिक कार्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम अनिवार्य की बात करते हैं तो इसमें आपका जैसे एक दैनिक कार्य आता है, एक साप्ताहिक और एक मासिक आता है। यहाँ पर आप समय की बात कर रहे हैं, जब हम साफ-सफाई की बात करते हैं तो भी हमारा साफ-सफाई भी ऐसे होता है कि हमारे कुछ दैनिक सफाई होती हैं, कुछ साप्ताहिक होती हैं और कुछ मासिक साफ-सफाई होती हैं। तो दैनिक की अगर बात करें तो प्रतिदिन घर में धूल झाड़ना, साफ करना, स्कूल के दिए गए कार्यों को पूरा करना, स्कूल के लिए तैयार होना, खाना पकाना या विश्राम करना, ये हमारे दैनिक कार्य हो जाते हैं। साप्ताहिक कार्य में जैसे कपड़े धोना, कपड़ों पर इस्त्री करना, हम हर दिन तो कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते हैं। ग कपड़े धोने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो वो जो आप पर डे पहनते हैं उसको पर डे धुलिए, लेकिन एक वो जैसे हमारे चद्दर हो गए, तकिया हो गए मतलब तकिए का गिलाफ हो गया, हमारे चद्दर हो गए, ऐसे कपड़े जो हैं, तो इनको हमें सप्ताह में 1 बार धुलना है, कपड़ों पर इस्त्री करना है, घर की साप्ताहिक सफाई करनी है, घर के लिए खाद्य वस्तु लाना है, स्कूल के लिए साप्ताहिक कार्य को तैयार करना है, ये सारे हमारे साप्ताहिक कार्य हो जाते हैं। अगला हो जाता है आपका मासिक कार्य और अगला हो जाता है आपका वार्षिक कार्य। मासिक कार्य में तो स्कूल की फीस जमा करना, अलमारियों को पुनर्व्यवस्थित करना, बिजली का बिल देना, फ़ोन का रिचार्ज करना सबसे बड़ी बात। साथ ही साथ जो भी हमारे महीने के कार्य होते हैं जिनको हमें 1 महीने पर निपटाना होता है, तो वो हमारे मासिक होते हैं और कुछ हमारे वार्षिक होते हैं जैसे कि परीक्षा हो गया, स्कूल के वार्षिक समारोह हो गए, इन सब का आयोजन, स्वास्थ्य का जाँच, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, हमारी वार्षिक कार्य हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से अपने कार्यों को मैनेज करना होता है, अपने टाइम को मैनेज करना होता है, ठीक? तो ये आपने देखा समय सारणी के प्रकार किस तरह से हम समय सारणी बनाते हैं। यहाँ पर आपका जैसे अभी मैं आपको बता रही थी ना कि अगर हमें एक टाइम टेबल बनाना है, तो ये हमारा टाइम टेबल यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ सुबह 5 बजे ये समय को लेकर है कि 5 बजे से क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या योजना बनाई है। तो ऐसे हम सबसे पहले ये शेड्यूल बना लेते हैं कि हमें क्या-क्या कार्य करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं कितना समय लगेगा, उसके बाद हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं कितना समय हुआ। देन जब टोटल से हमारा कम या ज़्यादा होता है तो उसी तरह से हम यहाँ पर घटोत्तरी-बढ़ोतरी कर लेते हैं, ठीक? चलिए, तो ये आप कर लीजिएगा मन होगा। आगे क्या है, जैसे समय योजना की बात हो रही है, तो समय योजना ये आपका थोड़ा-सा ज़ूम हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी समय योजना व्यक्ति की निजी ज़रूरतों के अनुसार बनाई जाती हैं। हर व्यक्ति के लक्ष्य,
उसकी अपेक्षाएँ अलग-अलग होती हैं। नित्य कार्य भी तदनुसार वैसे ही होते हैं, जैसे किसी छात्र की समय योजना उस व्यक्ति से बहुत भिन्न हो जाती है, जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हर किसी की जो ये टाइम मैनेजमेंट होता है, सबका अपना-अपना अलग-अलग होता है। बच्चों का अलग है, वृद्धों का अलग है, काम करने वालों का अलग है, सरकारी दफ़्तर में जो जाते हैं उनका अलग है, जो प्राइवेट में जाते हैं उनका अलग है। भाई प्राइवेट में नाइट ड्यूटी करने जाते हैं, हालाँकि गवर्नमेंट वाले में भी जाते हैं, नाइट ड्यूटी भी लगती है, बट सबका अपना-अपना अलग-अलग शेड्यूल होता है, किसको कहाँ जाना है उसी हिसाब से अपना वो टाइम मैनेज करता है। अगला है आपका, ये भी आपका वही गतिविधि भी दिया गया है। आगे चलते हैं, कारगर समय प्रबंधन के लिए सुझाव, यानी कि एक अच्छे समय प्रबंधन के लिए आपको कुछ सुझाव दिए गए हैं। वो सुझाव कौन-कौन से हैं, ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं। ज़रा यहाँ से ज़ूम होगा और आप देख पाएँगे, किए जाने योग्य कार्य की सरल सूची, यानी कि इससे आपको गतिविधियों के करने के कारणों और उन्हें पूरा करने के समय सीमा की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो अभी-अभी हमने बताया कि आप यहाँ पर अपने कार्यों को लिखेंगे, यहाँ पर उसमें लगने वाले समय को लिखेंगे, यहाँ पर आप काउंट करेंगे। जैसा भी होगा यहाँ पर संशोधित सूची आप बनाएँगे, घटोतरी-बढ़ोतरी करके अपने कार्यों को 24 घंटे में आप मैनेज करेंगे। ठीक? चलिए, अगला है आपका, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पर एक सूची दी गई है, उसी के अनुसार आपको बनाना है। हालाँकि दीर्घकालिक योजना क्या है आपकी, यानी कि दीर्घावधि योजना सारणी क्या है? तो एक मासिक चार्ट का प्रयोग करें, ताकि आप जो है दीर्घकालिक योजना आप कैसे-कैसे, जैसे हमें जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, ऐसी वार्षिक योजना हमें बनानी है। एक लंबे टर्म के लिए हमें अपनी योजना को बनानी है। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम समय प्रबंधन की स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आराम से तसल्ली के साथ इसे देखिएगा। हम इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक? समय प्रबंधन की स्थितियाँ कौन-कौन सी हैं? निम्नलिखित स्थितियाँ समय के प्रभावी प्रबंधन में मदद करती हैं। जैसे चरम भार अवधि। ये चरम भार अवधि क्या है आपको पता है? पीक लोड की बात की जा रही है, ठीक? किसी निर्दिष्ट अवधि में काम के अधिकतम बोझ को चरम भार अवधि कहते हैं। मतलब किसी एक समय पर आपके पास बहुत सारे कार्य हो जाना, यही आपका चरम भार अवधि कहलाता है। जैसे प्रातः काल का समय या रात्रि के भोजन का समय। तो अमूमन आप देखेंगे, ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि एक गृहिणी के लिए जो सुबह का समय होता है वो उसके लिए पीक लोड होता है, यानी कि चरम भार अवधि होता है। आप देखेंगे कि जैसे कार्य जो होता है, कोई एक गृहिणी है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे कैसे बन रहा है, एक ग्राफ है। कोई ये गृहिणी है, कार्य कर रही है, पहले बहुत तेज़ी से काम करेगी, उसके बाद उसके कार्यों में निष्पादन आएगा, फिर वो थोड़ा आराम करेगी, देन फिर से कार्य तेज़ी से करेगी और वापस से ये थोड़ा डाउन हो जाएगी। तो किसी भी परिवार के लिए जो सुबह का समय होता है, वो अधिक भार वाला होता है। कहने का मतलब वही पीक लोड होता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर मान लीजिए कोई गृहिणी है, जिसे हम मान लेते हैं कि ऑफ़िस नहीं जाना है, फिर भी उसको बच्चे को उठाना, नहलाना, तैयार करना, उनके लिए लंच पैक करना, उनका सुबह के ब्रेकफ़ास्ट देना, घर में कोई वृद्ध हैं तो उनके लिए भी दवा-पानी की व्यवस्था करना, मतलब उनकी भी थोड़ी मदद करना होता है। आप मतलब अगर उनके हस्बैंड हैं, वो भी ऑफ़िस जा रहे हैं तो उनको भी नाश्ता-पानी देना, उनके लिए भी लंच वग़ैरह पैक करना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब इसी में कोई गृहिणी कैसे मैनेज करेगी? हर इंसान के घर पे सुबह झाड़ू-पोछा लगाना है, तो वो अपनी गतिविधियों पर जो पहले ज़रूरी है, मतलब कि जैसे उसको सुबह उठ के बच्चे को पहले रेडी करना है, उसके लिए टिफ़िन वग़ैरह बनाना है, अदरवाइज़ बस आके चली जाएगी। घर में रहा झाड़ू-पोछे की बात, तो मान लीजिए कि हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, बच्चे चले गए स्कूल, लोड कम हो गया।
तब वो झाड़ू पोछा कर लेगी। मतलब उसे देखना है कि हम किस तरह से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, प्राथमिकता के आधार पर उसको कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की बस 7 बजे 6 बजे आनी है और हम उठे भैया आराम से नहा धोकर झाड़ू पोछा सब कुछ करके उसके बाद चलें कुछ खाना-पीना बनाने के लिए। फिर तो बच्चे की बस छूट जाएगी या बच्चा बिना खाए ही चला जाएगा। तो हमें प्राथमिकताओं के आधार पर अपने कार्यों को करना है। ठीक? चलिए, आगे देखते हैं दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है कार्यवक्र। कार्यवक्र क्या है? तो समयानुसार कार्य देखने का एक साधन है। ए ए मतलब ए से बी कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि है। सी काम करने का अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति है और डी थकान के कारण अधिकतम गिरावट है, जो कि हमने ऊपर अभी ग्राफ देखा था। ये विश्राम अंतराल की अवधि क्या है? तो काम करने के समय के दौरान कई अनुत्पादक रुकावट आती हैं, जिन्हें आप अंतराल की अवधि कहते हैं। इसकी आवृत्ति तथा मियाद बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह ना तो बहुत लंबी होती है और ना ही बहुत छोटी होती है। जो आप कार्यों के बीच में अंतराल लेते हैं या विश्राम लेते हैं या किसी तरह की जो रुकावट आती है, वही आपकी अंतराल की अवधि कहलाती है। चौथा है आपका कार्य का सरलीकरण। तो यहाँ पर आपका थोड़ा-सा कार्य का सरलीकरण भी दिया गया है। क्या दिया गया है? कार्य के सरलीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कार्य करने की सबसे सरल, आसान और अति शीघ्र विधि से करने की चेतन कोशिश कार्य का सरलीकरण कहलाता है। मतलब आप किसी कार्य को कितने सरल, आसान और शीघ्रता से कर सकते हैं, यही विधि आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। इसका आशय 2 महत्वपूर्ण संसाधनों अर्थात समय और मानव ऊर्जा के सही मिश्रण एवं प्रबंधन से है। इसका उद्देश्य होता है समय तथा ऊर्जा की निर्दिष्ट मात्रा में अधिक से अधिक काम निष्पादित करना या निर्धारित काम को पूरा करने के लिए समय या ऊर्जा या दोनों की मात्रा घटाना बढ़ाना। कहने का मतलब जब हम कार्य सरलीकरण की बात करते हैं तो इसमें समय और शक्ति 2 चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। मतलब हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छे कार्य को कर सकें, लेकिन हमें इसमें धन की बचत नहीं होती। आपसे पूछा जाता है कि कार्य सरलीकरण में किसकी बचत नहीं होती है? तो आप बताएँगे धन की बचत नहीं होती है या आपसे किसी और तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कार्य सरलीकरण के दौरान हम किसको बचाते हैं या किसकी मात्रा बचती है? ठीक, तो ध्यान रखेंगे धन हमारा नहीं आएगा, समय और शक्ति हमारे 2 ही आएँगे। कार्य पद्धति में परिवर्तन लाने और उसे सरल बनाने के लिए परिवर्तन के निम्नलिखित 3 स्तर हैं और यह स्तर किसने दिया था? मार्विन मुंडल ने दिया था। इन्होंने परिवर्तन का वर्ग दिया था और ये परिवर्तन के वर्ग को इन्होंने 5 भागों में बाँटा था, लेकिन बाद में ग्रास और कैंडल ने इसे 3 वर्ग में कर दिया और वही 3 वर्ग आपको आगे देखने को मिलेगा। ध्यान रखेंगे कार्य सरलीकरण की अवधारणा किसने दी थी? मार्विन मुंडल ने दी थी। कब दी थी? 1940 में दी थी। कहाँ दी थी? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दी थी। हालांकि ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप जब होम मैनेजमेंट का फोल्डर खोलेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के नाम से आपका एक पूरा टॉपिक ही है। एक क्लास या 2 क्लास में हमने उसको समझा था। तो एक बार जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, चीज़ें बहुत डिटेल में हैं, आपको समझ में आएँगी। पहला जो इन्होंने बताया वो क्या था स्तर? तो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, इसका आशय है कि कार्य के उपकरणों और उत्पादों को यथावत रखते हुए हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना। मतलब हम अपने हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन लाकर अपने उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ये मतलब हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने कार्य में। अगला है आपका, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है। मतलब इसके आगे क्या किस तरह से हम जो अपने शरीर के और हाथ में परिवर्तन करना है, किस तरह से कर सकते हैं, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो
जैसे पहला हम किस तरह से परिवर्तन अपने शारीरिक और हाथ की गतिविधियों में कर सकते हैं। पहला है कुछ प्रक्रियाओं को छाँट कर और कुछ को जोड़कर अब अनेक काम हैं जो कम प्रयास से पूरा किया जा सकता है। जैसे जैसे बर्तनों को रैक पर सूखने देने से उन्हें पोंछकर सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बहुत ज़्यादा गतिविधि नहीं करना पड़ा, मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बर्तन को धुल लें, उसके बाद उसको पोंछ-पोंछ कर सुखवाएँ। हम उसको धुलने के बाद रैक पर उसको रख दें, वो सूख जाए, हमें पोंछने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा समय और शक्ति दोनों बचेगा। हमने यहाँ पर अपने थोड़े से कार्य में बदलाव किया, तो हमारा समय और शक्ति दोनों बचा। बाज़ार से अपेक्षित सामान अलग-अलग खरीदने के बजाय सूची बनाकर एक साथ खरीदें। इससे भी आपका समय और शक्ति बचेगा। आप एक-एक सामान जाके लाने की बजाय आप एक साथ एक लिस्ट बना लीजिए, जाकर सामान ले आइए। दूसरा क्या कर सकते हैं, तो कार्य के क्रम में सुधार लाकर कार्य का परिणाम सुधारा जा सकता है। जैसे एक जैसे कामों को एक साथ करना, जैसे घर की सफाई करते समय झाड़ना, बहारना, पोछा लगाने की सभी क्रियाएँ सभी कमरों में एक साथ निरंतरता में की जाए, ना कि हर कमरे में अलग-अलग। इससे क्रम बनाए रखने में भी मदद मिलता है। जैसे अगर कार्य के क्रम में आप कैसे सुधार ला सकते हैं, तो एक जैसे काम को करने का मतलब जैसे कि आप सुबह जब झाड़ू पोछा करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सभी बिस्तरों को झाड़ लीजिए, जो भी सोफ़ा वगैरह है उसको झाड़ लीजिए एक साथ। देन झाड़ू ले लीजिए, पूरे कमरे में जो भी सारे कमरे हैं, सारे कमरों में, बरामदों में झाड़ू लगा लीजिए। पोछा एक साथ सब में मार लीजिए। ऐसा ना करिए कि एक कमरे में जाके पहले आप झाड़ेंगे, फिर जो है झाड़ू लगाएँगे, देन पोछा लगाएँगे, फिर दूसरे कमरे में जाएँगे, नहीं। तो इससे हमारा जो लय है वो टूट जाता है। या उदाहरण के लिए एक आप और ध्यान रखेंगे, जैसे हम बर्तन धुलते हैं, आपने अक्सर ये हम कार्य सरलीकरण पढ़ें या ना पढ़ें, मैं तो करती हूँ, बट मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हर कोई ऐसा करता होगा। जैसे बर्तन तो हमारे पास अलग-अलग साइज़ के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम सिर्फ़ थाली-थाली एक साथ धुल लेते हैं, या हम ग्लास-ग्लास एक साथ धुल लेते हैं, या कटोरी-कटोरी हम एक साथ धुल लेते हैं। तो उससे हम एक लय में कार्य करते हैं, ना कि हमने पहले एक थाली धुली, फिर एक कटोरी, एक चम्मच, फिर ग्लास, फिर लोटा, या जो भी बर्तन हैं एक-एक करके नहीं। जो समान वाले बर्तन होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनको हम एक ही साथ धुलने की कोशिश करते हैं, या हमें एक लय में उसको धुलना चाहिए, ठीक? जैसे ग्लास को धुलने का तरीका अलग होता है, ग्लास को जब माँजा जाता है अलग तरीके से, थाली को धुलने का तरीका अलग होता है, उसमें हमारे हाथ का जो शेप चलता है वो अलग तरीके से चलता है। जब हम कटोरी वग़ैरह धुलते हैं, तो उसमें भी हमारे हाथ अलग तरीके से मूव करते हैं। तो जो कार्य हमें, जैसे हम जब एक ही कार्य एक साथ कर लेंगे, तो हमारे समय की बचत होगी, हमारा लय भी नहीं टूटेगा, हमारी शक्ति की भी बचत होगी। अगला पॉइंट है आपका कि कार्य में कुशलता विकसित करके काम को अच्छी तरह जानने और सीख लेने से समय और गति निर्धारक नहीं जाती, समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। मतलब जैसे निरर्थक नहीं जाती है। अगर आपने किसी कार्य में कुशलता विकसित कर ली, काम को अच्छी तरीके से आपने सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो इससे आपकी जो गतिविधियाँ हैं वो बेकार नहीं जाएँगी, आपका समय और एनर्जी दोनों बचेगा। शरीर की मुद्रा में सुधार कर, यानी कि शरीर की सही और उत्तम मुद्रा बनाए रखना। जैसे आपको यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है, ये थोड़ा-सा सही मुद्रा यहाँ पर दी गई है, बट हम पहले आगे देख लेते हैं कि जैसे पेशियों का प्रभावी प्रयोग करें, शरीर के अंगों को एक सीध में रखकर अधिकतम भार अस्थियों के ढांचे पर डालकर पेशियों को सभी तनाव से मुक्त रखा जा सकता है और बेहतर कार्यक्रम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे झुककर झाड़ू लगाने के बजाय लंबे डंडे वाला झाड़ू का प्रयोग करना, इससे आपकी स्थिर मुद्रा बनी रहती है और काम
और देर तक काम किया जा सकता है। अगर आप नीचे झुक के झाड़ू लगा रहे हैं तो कमर बहुत जल्दी दर्द होगी। अगर आपको 4 कमरों में झाड़ू लगाना है तो आप 2 में लगाते-लगाते थक जाएँगे। वहीं अगर हम बड़े डंडे वाला झाड़ू लेते हैं तो इससे हम 4 कमरे के बजाय 6 कमरों में भी झाड़ू लगा सकते हैं। खड़े होने की मुद्रा की अगर बात की जाए तो खड़े होने की मुद्रा, यहाँ पर मैं ज़ूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। खड़े होने की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो खड़े होने की उत्तम मुद्रा वह होती है जिसमें सिर, गर्दन, वक्ष तथा उदर एक दूसरे के ऊपर संतुलित हो ताकि बोझ मुख्यतः अस्थियों के ढांचों द्वारा उठाया जाए और पेशियों तथा स्नायु का न्यूनतम तनाव रहे। आप अगर झुककर खड़े होते हैं तो देखिए आप ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते हैं। आपको लंबवत एकदम सीधे खड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार काम करने के लिए बैठने की उत्तम मुद्रा एक संतुलित सधी हुई स्थिति है। शारीरिक भार कंकाल की अस्थियों के समर्थन द्वारा वहन किया जाता है और पेशियां तथा तंत्रिकाएं तनाव से पूरी तरह मुक्त रहती हैं। इस प्रकार संतुलन का जो उतना ही समायोजन किया जाता है जितना काम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक? तो हमें सही मुद्रा में अपने कार्यों को करना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए ये महाशय हैं, ये महाशय क्या कर रहे हैं? तो ये हम देखते हैं, अभी दिख रहा होगा आपको। ये महाशय झाड़ू लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इनकी लंबाई जो है, सुविधाजनक लंबाई के लिए इन्होंने हैंडल वाला झाड़ू ले लिया है, तो अब ये आराम से झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने असुविधाजनक हैंडल वाला झाड़ू लिया है, इससे इनकी जो कमर है वो झुकी है। अब इनको दर्द भी हो रहा है, यानी कि ये ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएँगे। इनके पीठ की पेशियों पर भी तनाव पड़ रहा है। वहीं ये महोदय हैं, ये आराम से झाड़ू लगा सकते हैं। ठीक? आगे हम देखते हैं। ये आपने पहला वाला देखा था कि हम किस तरह से अपने शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन करके, अपने हाथ की गतिविधियों में परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण को अपना सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि कार्य भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन लाना। इसका मतलब क्या है कि इस कार्य के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे भंडारण स्थानों की व्यवस्था, रसोई के जो आपके उपस्करों हैं उनकी व्यवस्था करना, जो आपके उपकरण हैं उन सब की व्यवस्था करना, कार्य स्लैब की ऊंचाई और चौड़ाई उपयोगकर्ता के अनुसार सही बनाना, श्रम बचाने वाले साधनों जैसे कि प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, इन सब का प्रयोग करना, जिससे समय तो बचेगा ही साथ हाथ को इधर उधर हिलाना डुलाना भी कम पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर कार्य भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों के परिवर्तन की बात की जा रही है, तो हमें अपने जो, जैसे हम ये करते भी हैं जैसे हम किचन की बात करें तो हमारे किचन में हमारे इर्द गिर्द कौन से सामान ज़्यादा होते हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे तेल का डिब्बा हो गया, मिर्च मसाले का डिब्बा हो गया, नमक का डिब्बा हो गया, या हमने चाय पत्ती ले ली पास में ही रखी है। और साथ ही साथ अगर हमारे कमरे में जगह होता है तो हम थोड़ा-सा, जैसे कि 10-12 किलो आटा, गेहूँ, चावल, ये सब उसी कमरे में रख लेते हैं जहाँ से हम आसानी से ले सकें। बाकी हमारा भंडार गृह अलग होता है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सारी चीज़ें रखी होती हैं। क्या जितना आपके घर का अनाज है सब किचन में आप रख लेते हैं? आप कहेंगे नहीं, हम उतना ही रखते हैं जितना हमारा हफ्ते 10 दिन चल जाता है। और साथ ही साथ हमें श्रम बचाने वाले उपकरणों, यानी कि जैसे हमारा प्रेशर कुकर हो गया, मिक्सी हो गया, ये सब हमारे समय और श्रम को बचाने वाले उपकरण होते हैं। इन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो और जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने पुस्तकों को अपने बैग में रख रहा है, तो वो परिवर्तन के वर्ग के किस नियम का पालन कर रहा है? तो आप बताएँगे कि इसी का, जो भंडारण स्थान है इसका उपयोग कर रहा है। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन का क्या मतलब है? तो निम्नलिखित कारणों से ये परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे आप कहा जाता है भिन्न-भिन्न कच्ची सामग्री, यानी कि अंतिम उत्पाद में परिवर्तन क्या आता है? भिन्न-भिन्न कच्ची सामग्री, साबुत मसालों की जगह
पिसे हुए तैयार मसालों का प्रयोग करना, उत्पाद पैदा करने के लिए ऑर्गेनिक बीजों का प्रयोग करना और आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हमारे पास साबुत मसाले पीसने का समय नहीं है, तो हम पिसे-पिसाए मसाले ले सकते हैं। हमारे पास अ, जैसे ज़्यादा समय नहीं है कि हम मसाले पीसें, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे कच्चे भिन्न-भिन्न कच्ची सामग्री हैं, उनमें हम परिवर्तन करके चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। उसी कच्ची सामग्री से भिन्न-भिन्न उत्पाद तैयार किया जाता है, जैसे आइसक्रीम की जगह कुल्फ़ी बनाना, रसदार कोफ्ता की जगह लौकी के पराठे बनाना इत्यादि। तो आप इसमें इसके जो हमारे कच्चे माल हैं, उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद दोनों में परिवर्तन, जैसे स्याही वाली कलम की जगह वॉल वॉल पेन से लिखना। हालाँकि अभी कोई स्याही वाले पेन से नहीं लिखता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, वो एक निब वाला पेन आता था, जो क्या बोलते हैं उसको? निब तो हालाँकि सब में होता है। अरे जिसमें इंक डालकर मतलब इंक भरते थे, उसके बाद लिखते थे उससे। उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। तो उसकी जगह हम बॉल पॉइंट पेन प्रयोग करते हैं, यही तो आजकल हम सब करते हैं। तो ये हमारी कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों में परिवर्तन है, यानी कि अंतिम उत्पाद में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पास अगर टमाटर है, तो हम उसको पेस्ट बनाकर रख सकते हैं आराम से, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे पास लहसुन है, हम लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लिए, बाद में इस्तेमाल कर लिए। या हम बाज़ार से ले आए, जिंजर पेस्ट ले आए, हम गार्लिक पेस्ट ले आए, कुछ भी ले आए जो बना बनाया था, हम उसको ले आए, हमारा समय भी कम लगा और हमारा कार्य भी जल्दी हो गया। तो इस तरह से हम अपने जो समय का प्रबंधन है कर सकते हैं। अब चाहे उसके लिए हमें समय के उपकरणों का उपयोग करना पड़े, यानी कि कार्य सरलीकरण का उपयोग करना पड़े। अब सारे कार्य सरलीकरण में कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने जो शरीर की गतिविधियाँ हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भंडारण स्थान है या उपकरण हैं, उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं या हम अपने अंतिम उत्पाद में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन करके हम अपने समय को और अपनी शक्ति को बचा सकते हैं, लेकिन धन की बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक? तो ये हमने आज की क्लास में पूरा टाइम मैनेजमेंट देखा। उम्मीद है कि टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। कल हमारा जो चैप्टर होगा वो स्थान प्रबंधन से लिया जाएगा। तो कल की क्लास में हम स्थान प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक? चलिए, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ, मैंने देखा कि आप में से मतलब 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस जो आपकी कह सकती हैं जो आपका चैनल है उसके सदस्य हैं। लेकिन 30% ऐसे हैं जो आते हैं सिर्फ़ देख के क्लास चले जाते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बाकी क्लास तो आपके अपने समय से होती ही है पर डे। उम्मीद है कि कल की प्रैक्टिस सेट भी आपने ली होगी। तो अगर आप में से जिन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो NCERT प्रैक्टिस सेट के नाम से एक फ़ोल्डर हमने बना रखा है। आप जाइएगा, उसमें 7 प्रैक्टिस आपके हो चुके हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी काफ़ी कुछ वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी NCERT के बुक में दिया क्या गया है। हालाँकि सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैं आपसे ये बार-बार कहती हूँ कि थोड़ा-सा समय निकालिए, जो आपकी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, जो पुराने फ़ोल्डर हैं आपके, उनको पढ़ डालिए, ठीक? चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आपको चीज़ें आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में अपने स्थान प्रबंधन के साथ में। देखते हैं कि स्थान प्रबंधन क्या है, हमें कैसे करना है, ठीक? चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।